नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और जो आपका आने वाला जो पेपर है वो मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो 6 सेमेस्टर का जो पेपर है उस पर मैं बात करूंगा। 3 वीडियोज़ के अपलोड हो चुके थे और अब जो आपका मैंने बोला था परीक्षा के पहले ही में आपको सारे वीडियो करा दूंगा। सारे वीडियो का मतलब जितने भी क्वेश्चन में आने लायक क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल वीडियो को 2 से 3 बार देखते जाना है, चीज़ें दिमाग में अपने आप आती जाएंगी और एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सारे डाउट यहीं छोड़ के जाना है मित्रों। तो मैं लगभग काफ़ी क्वेश्चन करा चुका था और काफ़ी सिलेबस भी आपका हो चुका था। तो लगभग मैंने नैनो फर्टिलाइजर सॉइल अमेंडमेंट यहाँ तक करा दिया था, यहाँ तक। और आज के दिन फर्टिलाइज़र और जो भी इसका कंट्रोल ऑर्डर वगैरह होता है और जो प्लांट न्यूट्रिशन में इसकी हिस्ट्री और जो सॉइल फर्टिलिटी वगैरह क्राइटेरिया, इसेंशियलिटी रोल, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो जाएंगी। ठीक है, तो आज इतना कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हर वीडियो में आपका कम ही रहता जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मित्रों, थोड़ी समस्या ये हो गई है कि बीच में वाटर मार्क लग गया है, लेकिन वो वाइट कलर का हो गया था और पीडीएफ एक बार बनाने के बाद दूसरी बार हम एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शन नहीं होता है, तो क्षमा चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लर हो चुकी है, वो मैं बता दूंगा आपको वहाँ पे क्या लिखा होता है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी चीज़ तो मैनेज करना होता ही, आपको पता होगा पीडीएफ बनाने में और वीडियो एडिट करने में कितना ज़्यादा समय लगता है, कितनी टीम लगती होगी, तब जाके ये आपके समझ आ जाता है। वरना 50 पेज का पीडीएफ बनाने में तो पूरा दिन लग जाता है और एक शब्द पे ध्यान भी रखना होता है। तो कोई नहीं, आप समझते हो, समझदार हो, ग्रेजुएट हो। पहला क्वेश्चन है, उर्वरकों को संग्रहित करने के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूखी और हवादार। ठीक है, मतलब सूखा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ऐसा नहीं और नमी हो। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, उर्वरकों के संग्रहण में कौन सा कारक सर्वाधिक हानिकारक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी अधिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, कौन सा उर्वरक हवा में नमी से तेज़ी से नष्ट होता है? कौन सा उर्वरक हवा में नमी से तेज़ी से नष्ट होता है? तो यूरिया, काफ़ी दिन से बता रहा हूँ, यूरिया। अगला क्वेश्चन, नमी से बचाने के लिए उर्वरकों को कहाँ रखना चाहिए? तो कहाँ रखना चाहिए भाई? तो ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी के फट्टों पर। अगला क्वेश्चन, उर्वरकों को स्टोर करते समय किस सामग्री की बोरी उपयुक्त मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जूट। अगला क्वेश्चन, यूरिया को संग्रहित करते समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक होना। डीएपी को संग्रहित करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह नमी से सुरक्षित रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घुमा के हर तरीके से पूछ सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, थोक उर्वरकों के लिए कौन सा संग्रहण विधि सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, हवादार गोदाम सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनियम सल्फेट को संग्रहित करने में कौन सी समस्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कणों को आपस में चिपक जाना, ये समस्या हो सकती है। नंबर 10, उर्वरकों को सूर्य की सीधी रोशनी में क्यों नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही है। उर्वरक गर्म होकर पिघल सकते हैं, रासायनिक क्रिया शुरू हो सकती है, वाष्पीकरण की गति बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उर्वरक नियंत्रण आदेश एफसीओ पहली बार कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1985। ऑप्शन नंबर 12, एफसीओ का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरकों की गुणवत्ता को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है आपका, एफसीओ के अंतर्गत किसका परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वरक का। अगला क्वेश्चन, उर्वरकों की बिक्री के लिए लाइसेंस किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफसीओ, फूड कॉरपोरेशन, फूड में इसका शायद फूड का मतलब ऑर्डर का होगा, इसका फूड कंट्रोल ऑर्डर होगा। ठीक है, एफसीओ के अंतर्गत कौन सा इकाई निरीक्षण करती है? एफसीओ के अंतर्गत मैंने एफसीओ का कुछ गलत बता दिया, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, बल्कि इसका बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, मैं कंटिन्यू पढ़ाता आया हूँ और देखो दिमाग से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, तो कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एफसीओ के अंतर्गत कौन सी इकाई निरीक्षण करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक निरीक्षक। किसी को ध्यान आए तो अगर पुराने वीडियो देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं एफसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। एफसीओ में उर्वरक की गुणवत्ता के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्लेषण दस्तावेज। कौन सा भैया? विश्लेषण रिपोर्ट या दस्तावेज। उर्वरक विक्रेता के लिए किसका पंजीकरण आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी, लाइसेंस पंजीकरण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन एफसीओ को नियंत्रित करता है? तो कौन सा संगठन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगी, कृषि से संबंधित है। एफसीओ में उल्लेखित परीक्षण किस विधि से किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक विश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एफसीओ किस प्रकार के उर्वरक को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी प्रकार के। 21 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेड यानी सीसा। अगला क्वेश्चन है,
पोषक तत्व की आवश्यकता के लिए निर्धारण हेतु इसेंशियलिटी क्राइटेरिया किसने दिया था? इसेंशियलिटी क्राइटेरिया आपने 2 से 3-4 बार पढ़ लिया होगा, और इसने एर्नन और स्टाउट ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक रूप से क्लोरोफिल का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोरान की कमी से किस फसल में ब्राउन हार्ट रोग होता है? तो ब्राउन हार्ट रोग होता है चुकंदर, चुकंदर किसकी कमी से? तो मित्रों बोरान की कमी से ब्राउन हार्ट। अगला क्वेश्चन है, जिंक की कमी से धान में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी खैरा रोग, खैरा रोग। आयरन की कमी से सबसे पहले किस पत्ती में लक्षण दिखते हैं? तो सबसे पहले नई पत्तियों में लक्षण दिखने शुरू होते हैं मित्रों, नई पत्तियों में। पोटेशियम की कमी का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी किनारों पर जलन, किनारों पर जलन। नाइट्रोजन की कमी से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीली पुरानी पत्तियाँ, पीली पुरानी पत्तियाँ। सल्फर की कमी का लक्षण नाइट्रोजन से कैसे भिन्न होता है? तो नई पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए टिप बर्न, टिप बर्न। देखो ये वैसे रोग सारे होते हैं, रोग कई सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको वही रोग बताऊंगा जो आपके फर्टिलाइजर सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, वही बताएंगे। यही होता है स्मार्ट स्टडी, यही होता है पढ़ने का असल तरीका। 51 नंबर क्वेश्चन तरफ हम आ चुके हैं बहुत ही कम मिनट में। 6 मिनट के अंतर्गत हम 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितनी अच्छी बात है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी क्वेश्चन की गहराई है और कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी पूछती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस की कमी के कारण पत्तियाँ किस रंग की हो जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बैगनी कलर की हो जाती हैं। काफ़ी लोग इसमें लाल कलर लगा देंगे, कुछ नीला लगा देंगे, पर बैगनी की तरफ उनका दिमाग नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोरान की अत्यधिक मात्रा से पौधों में क्या लक्षण होता है? तो बोरान ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? नेक्रोसिस हो जाता है, खासकर नेक्रोसिस ही पूछता है, ठीक है। नेक्रोसिस यानी जलन, और नेक्रोसिस मतलब पत्ती जो होती है झुलस जाती हैं, तभी इसको जलन बोल दिया है। किस तत्व की विषाक्तता से चावल में ब्रॉन्जिंग लक्षण दिखता है? ब्रॉन्जिंग, ब्रॉन्जिंग बताओ, मैग्नीज की कमी से ब्रॉन्जिंग हो जाती है। अगला है आपका, मोल्बिडिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो व्हिप्टेल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हिप्टेल। व्हिप्टेल किस में होता है? कालीफ्लावर में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, जिंक की विषाक्तता से कौन से लक्षण होते हैं? तो बताओ भाई। तो सभी लक्षण, यानी जिंक कम होगा तो क्लोरोसिस भी होगा, क्लोरोसिस भी होगा, पत्तियों का आकार भी छोटा हो जाएगा, जड़ भी अविकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ का जड़ विकसित नहीं हो पाएगी। लोहा किसका भाग नहीं है? तो लोहा एटीपी का भाग नहीं भाई, एटीपी लोहा में क्या करने आया भाई। अगला क्वेश्चन, इंटरवेनियल क्लोरोसिस मुख्यतः किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम और लोहा। हिडन हंगर का तात्पर्य क्या है? तो बिना लक्षण के पोषणीय कमी, हिडन हंगर काफ़ी चर्चा में रहता है, हिडन हंगर न्यूज़पेपर में आता रहता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में बोरान की भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोशिका विभाजन, शर्करा परिवहन, परागण। अगला क्वेश्चन है आपका मित्रों, अगला क्वेश्चन है, जड़ वृद्धि के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? तो फास्फोरस है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 60 का बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पोषक तत्वों का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी मास फ्लो और डिफ्यूजन द्वारा, मास फ्लो और डिफ्यूजन द्वारा। नाइट्रोजन पौधों में किस रूप में अवशोषित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए NO3 और NH4 के रूप में होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रमुख एंजाइम कौन सा है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रमुख एंजाइम है कौन सा है? तो नाइट्रोजेनेज एंजाइम है, बी नंबर। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक तत्व है तो क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा MO यानी मोल्बिडिनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट को अमोनिया में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रेट रिडक्शन। फास्फोरस पौधों में किस रूप में अवशोषित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की उपलब्धता किस pH पर अधिकतम होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.5 pH पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम किस रूप में पौधों में जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, पोटेशियम K+, के धनात्मक आयन के रूप में। मिट्टी में पोटेशियम मुख्यतः किस रूप में होता है? तो घुलनशील, फिक्स्ड और एक्सचेंजेबल यानी सभी रूप में होता है, ये तीनों यानी सभी रूप में। 70 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में कैल्शियम किस रूप में अवशोषित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मैग्नीशियम पौधों के किस अंग में सर्वाधिक होता है? तो क्लोरोफिल में होता है, मैग्नीशियम सर्वाधिक क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। सल्फर पौधों में किस रूप में अवशोषित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, लोहे में लोहा किस रूप में उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं दे दिए हैं रैंडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सा मतलब तत्व जो होता है किस रूप में उपलब्ध रहता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं आपको ऑप्शन देगा कि लोहा, और ये आपको डायरेक्ट फार्मूला देकर और आपको आयन और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनायन और ऋणायन दे देगा, तो एक एक चीज़ को छोड़ना नहीं है इसमें।
74 नंबर क्वेश्चन पहुँच चुके हैं बहुत ही जल्दी मित्रों। जस्ता यानी जिंक पौधों में किस रूप में प्रवेश करता है? तो जिंक जडियन 2+ आयन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोलिब्डेनम किस प्रक्रिया में उपयुक्त होता है? तो बताओ भाई। तो सी नंबर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगला है आपका बोरान की भूमिका होती है। तो बोरान की भूमिका क्या होती है? कोशिका भित्ति निर्माण बिल्कुल सही, बीज अंकुरण बिल्कुल सही, परागण बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी। कॉपर की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो डाइबैक नींबू में होता है डाइबैक। किसमें होता है? नींबू में। अगले क्वेश्चन पौधों में सबसे अधिक गतिशील पोषक तत्व है तो कौन सा है भाई? गतिशील, सबसे ज़्यादा गतिशील, सबसे ज़्यादा डेवलप, तो वृद्धि, ये सब नाइट्रोजन से संबंधित। सबसे कम गतिशील पोषक तत्व कौन सा है? बताओ भाई। कैल्शियम जो होता है गतिशील कम होता है, ठीक है, ग्रोथ थोड़ा नीचे हो जाती है। अगला क्वेश्चन पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता का क्रम क्या है? तो लो पूछ दिया है। सबसे ज़्यादा NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और Fe यानी लोहा। 80 का ए नंबर। मृदा उर्वरता मूल्यांकन का सबसे सामान्य तरीका है क्या है भाई? सबसे सामान्य तरीका क्या है भाई? तो मृदा परीक्षण है भाई। 81 का ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मृदा परीक्षण का उद्देश्य होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी पोषक तत्वों की उपलब्धता जानना। मृदा में किसी तत्व की क्रिटिकल लेवल का क्या अर्थ है? क्रिटिकल लेवल का क्या अर्थ है? 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह सीमा जहाँ पर उत्तरदायित्व बदलता है। अगला क्वेश्चन पौधे के ऊतक परीक्षण में किस भाग का प्रयोग सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है? कह सकते हो सी नंबर शीर्ष पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन पौधों में किस सूचक पौधे मतलब इंडिकेटर प्लांट से जस्ता की कमी पहचानी जाती है? तो वो चावल होता है। कौन सा ऐसा पौधा होता है वो भाई? तो भाई वो चावल होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला क्वेश्चन पौधों के ऊतक में त्वरित परीक्षण यानी रैपिड टिश्यू टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी रैपिड RT स्क्वायर टेस्ट यानी रैपिड टिश्यू टेस्ट पीएच के लिए भी, नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस यानी सभी के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है आपका मिट्टी परीक्षण आधारित उर्वरक सिफारिश विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टारगेट यील्ड विधि हो जाएगी। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व लग्जरी कंजप्शन दिखाता है? तो लग्जरी कंजप्शन कौन दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी पोटेशियम जैसा है वो लग्जरी कंजप्शन दिखाता है। यानी UE का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी? न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। उच्च NUE प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका समय पर उर्वरक देना, स्प्लिट एप्लीकेशन, संतुलित पोषण। अगला क्वेश्चन वर्षा आधारित खेती में उर्वरक का सर्वोत्तम प्रयोग तरीका है क्या है भाई? बेंड प्लेसमेंट, बहुत सही। अगला क्वेश्चन 92 फोलियर स्प्रे का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए। अगला क्वेश्चन उर्वरकों के द्विविभाजन का लाभ है, स्प्लिट एप्लीकेशन का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 93 का ए हो जाएगा। हानि कम होती है। 94 नंबर पौधों में पोषक तत्वों की कमी किससे पता चलती है? तो 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजुअल सिम्टम से भी, सॉइल टेस्ट से भी, टिश्यू टेस्ट से भी, यानी सभी से। अगला क्वेश्चन 95 है अधिक उर्वरक देने से पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों यानी विषाक्तता और पोषण असंतुलन। उच्च उपज कैसे होगी भाई? अगला है 96 उर्वरक उपयोग दस्ता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय नहीं है? तो अनियमित सिंचाई कहाँ से हो जाएगा भाई? अनियमित सिंचाई नहीं है। बाकी संतुलित पोषण बिल्कुल, समय पर उपयोग बिल्कुल, उपयुक्त मात्रा भाई मात्रा क्वांटिटी का भी ध्यान रखा जाता है। अगला है क्वेश्चन 97 कायिक ऊतक परीक्षण मुख्यतः किस फसल में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। अगला है आपका मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में सबसे सामान्य रूप से जांचा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी हो जाएंगे। सभी का मतलब क्या है? नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 98 का ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। 99 हो गया है आपका। एक सेकेंड 99 पौधों में पोषक तत्वों की विषाक्तता के लक्षण होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जो बोल रहा है कि पत्तियों का झुलसना या पीला पड़ना। अगला है क्वेश्चन आपका 100 आपने सेंचुरी मार दी है और सेंचुरी के साथ ये वीडियो लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। पौधों के विश्लेषण में अधिक उपयोगी तत्वों की स्थिरता होती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपलब्ध रूप। तो देख लिया मित्रों 15 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन हो गए हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, तो एक ही वीडियो लेक्चर आपको 10 वीडियो लेक्चर के बराबर होता है और पता नहीं कितना ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ लोगे तब जाके इतने क्वेश्चन आप निकाल पाओगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक तरीके से जैसे खाना लगी थाली दे दी जाती है, बस आपको सिर्फ खाना ही खाना है, सिर्फ आपको खाना ही है, न कि बनाना है, न कि आपको बर्तन धुलना है, कुछ नहीं करना है। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए और एक स्मार्ट तरीका यही होता है जिस तरीके से हम आपकी जो सीरीज होगी हो रही है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और
एक पढ़ने वाला व्यक्ति कितना भी उसने पढ़ा हो और एक ना पढ़ने वाला व्यक्ति जो केवल वीडियो के माध्यम से ही ये चीज़ें देखता है, और अगर उसको एग्री ज्ञानपीठ इस समय मिल जाता है तो सच बता रहा हूँ, एक पढ़ने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा वो काफ़ी हाई परसेंट बना सकता है। बस उसको केवल 2 से 3 बार वीडियो देखने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अपने वीडियो का दावा करता हूँ, बल्कि आप दावा करो। आप एग्ज़ाम देने के बाद में वीडियो में ये मत बताओ कि आप मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चन आए, बल्कि आप ये बताओ कि मेरे वीडियो से कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा अपने ऊपर, मैं अपनी टीम के ऊपर, जो भी लोग हमारे साथ हैं। तो एक छोटा मोटा प्रोग्राम है, आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो कंटिन्यू हम जारी रखेंगे और इसको काफ़ी अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। तो मित्रों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।